Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Shahid Nadeem. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो लास्ट वीडियो के एंड पे मैंने कहा था कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह इम्पोर्टेंट है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बड़ी दफ़ा बोर्ड में आई हुई है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोर्ड में काफ़ी मरतबा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुकी है। इसलिए आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि हम अच्छे तरीके से आपको एक एक स्टेप की जो है ना वो समझ आ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, जो कि है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इस इक्वेशन को जो है ना वो हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें आपको पहली दो वीडियोस में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि ये जो वर्डिंग है, ये जो पैराग्राफ है, ये तीनों इक्वेशंस में सेम है। ठीक है, यही वर्डिंग हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ी थी, ये फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ी थी, यही सेकंड इक्वेशन में पढ़ी थी और अब थर्ड इक्वेशन में भी यही वर्डिंग, यही पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कह रहा कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi in a straight line with uniform acceleration a. Its velocity becomes vf after time t. वो कह रहा है कि फर्ज करें कि एक बॉडी vi वेलोसिटी से मूव कर रही है, कुछ टाइम t गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है, यानी वेलोसिटी में चेंज आ गया या स्पीड में चेंज आ गया, तो इसका मतलब उसमें क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a पैदा हो गया। The motion of a body is described by speed time graph by line AB, और इसकी जो मोशन है उसको इस स्पीड टाइम ग्राफ में ये लाइन AB से शो किया हुआ है। लाइन AB बॉडी की मोशन को शो कर रही है। ठीक है, इसके बाद द स्लोप ऑफ लाइन AB इज एक्सेलरेशन A। ठीक है, ये जो लाइन AB की स्लोप है ये किसको शो करेगी, एक्सेलरेशन A को। क्यों? क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, यानी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन बताती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो हमें स्पीड बताती है, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है। ठीक है, और उसके बाद द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। ये जो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है ये लाइन ए बी से शो किया हुआ है। ये सॉरी, लाइन ए बी के नीचे जो शेडेड एरिया है, ये सारा शेडेड एरिया जिसमें ये रेक्टेंगल भी आ रही है और ये ट्राइंगल भी आ रही है, ये सारा शेडेड एरिया जो है, ये देखें ना शेड किया हुआ, ये लाइनिंग लगाई हुई है ना, ये सारा शेडेड एरिया जो है ये बॉडी का क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ बनाना है हमने। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम जो है ना वो दो लाइनें लेते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ग्राफ अलग से बना के दिखाया था, इस बार भी आपको ग्राफ जो है वो मैं अलग से बना के दिखाता हूं। ठीक है जी, ये आपके पास है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, रफ सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये है कि जरा आपको समझ आ जाए। ठीक है, इधर हमने जो है ना वो क्या लिया हुआ है, टाइम, और इधर हमने क्या ली हुई है, स्पीड ली हुई है या वेलोसिटी ली हुई है। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये टाइम है और वो क्या है, स्पीड है। ये देखें, इधर स्पीड ली हुई है और इधर हमने टाइम लिया हुआ है। समझ आ रही है? ये इन दोनों का ओरिजिन है, इसको हम ओ से ज़ाहिर करेंगे। ओ से लेकर ए तक बॉडी की वेलोसिटी जो है ना वो क्या है, वी आई है, यानी ओ से ए तक बॉडी वी आई वेलोसिटी से मूव कर रही है और अभी उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। तो जब तक स्पीड या वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तब तक एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। ठीक है, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज होकर वी आई से क्या हो गई, वी एफ, ये वेलोसिटी में चेंज आ गया। तो ये जो वी आई से वी एफ तक है ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी ये यहां से यहां तक जो है ना वी आई से ये इस वी एफ तक, ये सारा क्या है, ये गेन इन स्पीड है।
ठीक है, गेन इन स्पीड, ये स्पीड में इजाफा हुआ है, बढ़ी है ना, पहले कम थी बाद में क्या होगी है, ज्यादा होगी है। ग्राफ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाने का मतलब होता है बढ़ना, इजाफा होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि VI से VF तक जो है ना, ये स्पीड में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, गेन इन स्पीड। तो गेन चेंज को ही कहते हैं, बढ़ने का मतलब क्या, स्पीड चेंज हुई है, पहले कम थी बाद में ज्यादा होगी, तो ये गेन इन स्पीड है। समझ आ रही बात की, ठीक हो गया, क्लियर है। उसके बाद अब यहां से जारी बात है एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्पीड में चेंज आ गया। एक्सेलरेशन की लाइन को VI से शुरू करना है, VF तक लगाना है, ठीक है। क्यों, O से क्यों नहीं शुरू करना, O से इसलिए शुरू नहीं करना क्योंकि O से A तक उसकी स्पीड में चेंज आए ही नहीं, O से A तक उसकी स्पीड क्या है, VI है। तो जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। चेंज कहां से आना शुरू हुआ है, VI से, कहां तक आया है, VF तक, ठीक है। इसलिए आप ना पहले ये VF से एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन लगा लें ताकि हम इसकी सीध ले लें और हमें ये अंदाज़ा हो कि हमने एक्सेलरेशन की लाइन कहाँ पे ख़त्म करनी है। तो आपने ये VI से शुरू करनी है, ठीक है, VI से शुरू करनी है और ये VF पे आके ख़त्म कर देनी है। समझ आ रही है। और इस पॉइंट को B का नाम देना है। ये देखें, VI से शुरू की गई है और ये VF के सामने आके ख़त्म की है, ये VF की सीध ली हुई है और ये पॉइंट B है। समझ आ रही बात की, ठीक हो गया। इसके बाद ये जो लाइन AB है ये किसको शो कर रही है, ये एक्सेलरेशन A को शो कर रही है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन A को शो कर रही है। फिर हमने क्या करना है, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन में एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये टाइम एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट D आ गया। ये देखें, हमने इस ग्राफ में भी अगर आप देखें पॉइंट B से एक डॉटेड लाइन सीधी नीचे लेके आए हैं और इस पॉइंट को हमने D का नाम दे दिया। समझ आ रही बात की। ये OD जो है ना ये T होगा, क्यों, क्योंकि ये टाइम एक्सिस पर है, इधर हमने टाइम लिया हुआ है, इस वजह से OD जो है ये T को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट A से आपने OD के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आनी है, ठीक है, जो इस पॉइंट को, इस लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट को C का नाम दे देना है। ये देखें, पॉइंट A से एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन लेके आए हैं, वो यहाँ इस पे आगे इंटरसेक्ट हुआ है, ये पॉइंट हो गया C। समझ आ रही बात की। अब ये देखें, ये जो VI से VF तक है ये क्या है, गेन इन स्पीड। तो जितना VI से VF तक है उतना ही B से C तक है, ये दोनों लेंथ इक्वल है, VI से VF वाली लेंथ BC वाली लेंथ के इक्वल है। अगर ये गेन इन स्पीड है तो फिर ये भी क्या होगी, गेन इन स्पीड। इसको भी हम गेन इन स्पीड कहेंगे, लेकिन ये किसके बराबर है, AT के बराबर क्यों है, ये मैंने पहली दोनों इक्वेशंस में भी बताया है, आज फिर आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। अगर टाइम इधर आ जाए, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, AT बराबर आ जाएगा आपके पास VF माइनस VI, ठीक है। तो ये जो VF माइनस VI है ये क्या है, ये गेन इन स्पीड ही तो है, स्पीड में चेंज आया है ना, तो चेंज आने का मतलब क्या है कि स्पीड में इजाफा हुआ है। तो ये VF माइनस VI क्या है, गेन इन स्पीड, स्पीड में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। समझ आ रही बात की, ये चेंज इन स्पीड है या गेन इन स्पीड है, क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि हम स्पीड में इजाफा कैसे निकालते हैं, कितनी स्पीड बढ़ी है, कैसे फाइंड करेंगे कि फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को क्या कर देंगे माइनस, उससे हमें पता चल जाएगा स्पीड में कितना इजाफा हुआ है, ठीक है। तो ये VF माइनस VI चूंकि गेन इन स्पीड है तो फिर ये गेन इन स्पीड किसके बराबर आ गया, AT, इसलिए यहाँ AT लगाया है। समझ आ रही बात की, ठीक है। ये जो BC है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है गेन इन स्पीड,
ये स्पीड में इजाफे को शो कर रहा है और ये किसके बराबर है, AT के बराबर है। ठीक है, उसके बाद ये जो OD है और AC है, AC और OD दोनों पैरेलल हैं, जो वैल्यू OD की है वही AC की है, सेम लेंथ है। ठीक है, फिर ये रेक्टेंगल के अंदर एरिया लिखा हुआ है, ये एरिया क्या है, VI मल्टीप्लाई बाय T। ये कहाँ से आया, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये जो OA है ना, ये रेक्टेंगल की लेंथ है और OD जो है ना, ये इसकी विड्थ है। लेंथ में चाहे OA या CD कोई भी ले लें, क्योंकि जितना OA है उतना ही CD है, तो ये VI है, लेंथ VI होगी। और विड्थ में OD ले लो चाहे AC ले लो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, चाहे OD ले लो AC ले लो, आना T है। लेंथ इंटू विड्थ क्या आ गया, VI इंटू T। फिर ये जो ट्राइंगल है इसमें लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 1/2 T मल्टीप्लाई बाय AT। ठीक है, क्योंकि जो ट्राइंगल होती है इसका एरिया होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये 1/2 अपनी जगह पे, बेस क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है और ये राइट एंगल है क्योंकि इसमें ये एंगल 90 डिग्री मान रहा है। बेस क्या है, ये जो AC है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये बेस होती है। तो बेस आपके पास जो है ना वो T है, क्योंकि AC T है। और हाइट ये जो है ना AT। ठीक है, BC हाइट है और हाइट जो है वो क्या है, AT है, इसलिए ये लिखा हुआ 1/2 T इंटू AT। ठीक है, ये इक्वेशन, ये ग्राफ आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन में भी समझाया, सेकंड में भी समझाया और थर्ड में भी मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया 3 बार। अगर तीनों वीडियोस आप बार बार देखेंगे तो आपको ये ग्राफ जुबानी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब आते हैं जी, हमने इसको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, इस थर्ड इक्वेशन में भी ना आपने डिस्टेंस ही निकालना है, जैसे सेकंड इक्वेशन में निकाला था। लेकिन बड़ी गौर तलब बात, सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस निकालने के लिए हमने रेक्टेंगल के एरिया को और ट्राइंगल के एरिया को प्लस किया था। ठीक है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में डिस्टेंस निकालने के लिए हम रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया नहीं लेंगे, बल्कि ये टोटल एरिया OAB एंड D, ये टोटल एरिया लेंगे, टोटल OAB और ये D, OABD, यानी इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। यानी हम अलग से जो है ना वो रेक्टेंगल और ट्राइंगल को नहीं देखेंगे। थर्ड इक्वेशन में रेक्टेंगल और ट्राइंगल को भूल जाएं। समझ आ रही बात की, समझे कि इसमें कोई रेक्टेंगल कोई ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, ये पूरी शेप लेनी है, OA और फिर ये B और ये D, बीच में C पर जो है ना वो रुकना नहीं है, समझे, C है ही नहीं है, ये BD है, समझ आ रही, OABD। और इस शेप को ट्रेपीजियम कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम ऐसी शेप होती है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती है। ठीक है, ये देखें, टोटल डिस्टेंस ऑफ बॉडी, जो बॉडी का टोटल डिस्टेंस है ना S, वो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD ट्रेपीजियम का नाम है। समझ आ रही है। अब हम यहां रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि जो पूरी शेप बन रही है ना वो शेप मैं यहां ड्रॉ करता हूं, इस तरह से बन रही है। ठीक है, ये जरा गौर कीजिएगा, वो शेप यूं बन रही है। ये ठीक है जी, OABD, इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। और इसकी ये 2 साइड्स पैरेलल है, OABD के पैरेलल है। पैरेलल किन्हें कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस, जो आपस में इक्वल डिस्टेंस पे हो, यानी जितना डिस्टेंस O से D तक है उतना यहां से यहां तक है, उतना यहां से यहां तक है, और उतना ही यहां से
ये अगर हम ये सी पॉइंट लें तो उतना ही ए से लेकर सी तक है। समझ आ रही बात की? यानी बेशक एक साइड की लेंथ छोटी है, एक साइड की लेंथ ज्यादा है, लेकिन है तो पैरेलल है ना। जितनी भी लेंथ है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर है। तो सेम डिस्टेंस पर है हर जगह से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी सेम डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ओ ए और बी डी पैरेलल है। लेकिन ये जो ए बी और ओ डी है ये नॉन पैरेलल है, क्योंकि यहां से डिस्टेंस ज्यादा है, बी डी का डिस्टेंस ज्यादा है और ओ ए का डिस्टेंस कम है। इसका मतलब है ए बी और ओ डी ये नॉन पैरेलल है, जबकि ओ ए और बी डी पैरेलल है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो हमने टोटल डिस्टेंस कैसे निकालना है? टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया? एस इज इक्वल टू, अब ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम लेना है डिवाइडेड बाय 2 और उसको 2 पे डिवाइड करना है। ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये जो पैरेलल साइड है ओ ए और बी डी, इनका सम लेना है, इनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड्स का आपस में डिस्टेंस लेना है। ये ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है और यही बॉडी का डिस्टेंस होगा, क्योंकि ट्रेपीजियम का एरिया ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस एस किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये है सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो एस आ गया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? पैरेलल साइड्स ओ ए और बी डी है, इनका सम लेना है, ओ ए प्लस बी डी, इनका सम ओ ए प्लस बी डी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स का आपस में यानी ओ ए और बी डी का डिस्टेंस क्या बनता है? ओ डी बनता है। समझ आ रही है? तो ये ओ डी उनका डिस्टेंस है। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2s इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया? ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। ठीक है, अब आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय BC ओवर OD, BC ओवर OD से मल्टीप्लाई कर देना है। BC ओवर OD से मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि बिकॉज BC ओवर OD एक्सेलरेशन होता है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि ये जो BC ओवर AC है ना, ये एक्सेलरेशन होता है, लेकिन AC OD के बराबर होता है, तो BC ओवर OD भी A ही होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। समझ आ रही बात की? तो इसका मतलब है हमने दोनों तरफ BC ओवर OD से मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि हम इधर 2s के साथ A लाना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन, क्योंकि थर्ड इक्वेशन है 2AS, तो 2s तो आ गया, ये 2s आ गया, इसके साथ A लाना है। A लाने के लिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? BC ओवर OD से मल्टीप्लाई। देखें, 2s अपनी जगह पे मल्टीप्लाई BC ओवर OD इज इक्वल टू OA प्लस BD अपनी जगह पे मल्टीप्लाई OD भी अपनी जगह पे, फिर मल्टीप्लाई ये जो BC ओवर OD है, ये दोनों तरफ हमने BC ओवर OD से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब ये 2s अपनी जगह पे, BC ओवर OD A है, ठीक है, बिकॉज BC ओवर OD एक्सेलरेशन है फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है, और OA प्लस BD अपनी जगह पे, ये OD इस OD से कट गया। ठीक है, तो आपके पास क्या रह गया? इधर रह गया BC। समझ आ रही है? अब 2s A से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा? 2AS इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई। अब ये BC किसके बराबर है? ये भी फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो BD होता है ना, BD ये बराबर होता है, ठीक है, BC प्लस CD। अगर आप इक्वेशन में देखें, ये देखें, ये इक्वेशन में ये BC, अगर हम BC में CD ऐड कर दें, ये BC यहाँ से यहाँ तक है, CD यहाँ से यहाँ तक है।
अगर हम इन दो छोटी लेंथ्स को ऐड कर दें, BC में CD ऐड कर दें, तो टोटल लेंथ या टोटल हाइट क्या बन जाती है? टोटल हाइट बन जाती है BD। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो BD है, BD ये किसके बराबर है? BC प्लस CD। लेकिन आपने BC निकालना है, CD इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। यानी ये आपके पास आ जाएगा BD माइनस CD इज इक्वल टू BC। तो BC किसके बराबर होता है? BC, ठीक है जी, ये देखें BC किसके बराबर है? BC बराबर है BD माइनस CD। तो हमने यहाँ BC की जगह पे क्या लिख दिया? BD माइनस CD। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ग्राफ के मुताबिक, नाउ फ्रॉम ग्राफ, BD VF है, BD VF होता है, OA और CD ये दोनों बराबर हैं, जितना OA होता है उतना ही CD होता है, और ये दोनों VI हैं। अगर हम ग्राफ में वापस जाएं, ठीक है, ये देखें ग्राफ, तो ये आपके पास BD, मैंने बताया हुआ है कि BD कितना है? जितना ये O से लेकर जितना VF तक है ना, ये सारा VF होता है, ये सारा VF, उतना ही BD है, B से D तक ये सारा BD। तो BD चूंकि O से यहां तक है और ये सारा VF है, इसलिए BD जो है ये VF है। और जो OA है, OA VI है, और OA CD के बराबर है। अगर OA VI है तो CD भी VI होगा। ठीक है, तो यही यहां पे दिया हुआ है कि BD VF है और OA CD आपस में इक्वल है, OA और CD आपस में इक्वल है, इसलिए ये दोनों जो है ये VI के इक्वल है। अब ये वैल्यूज उस पिछली इक्वेशन में पुट कर दें। इस इक्वेशन में ये जो है 2AS इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई BD माइनस CD। OA की जगह VI पुट करेंगे, BD की जगह पे VF पुट करेंगे, BD की जगह पे VF पुट करेंगे, CD की जगह पे VI पुट करेंगे। ठीक है, ये देखें 2AS अपनी जगह पे, यहाँ था OA की जगह VI आ गया, और यहाँ था BD उसकी जगह VF आ गया, और यहाँ था BD इसकी जगह VF आ गया, और यहाँ था CD की जगह पे क्या आ गया? VI आ गया। तो ये VI प्लस VF इंटू VI माइनस VI। अच्छा, ये जो प्लस हो रहे हैं VI और VF प्लस हो रहे हैं, तो जब दो वैल्यू प्लस हो रही हो तो हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, 2 + 3 है, इसका आंसर क्या आएगा? 5। लेकिन अगर हम लिख दें 3 + 2 तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं, 5। प्लस में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं होता। इसलिए अगर VI जमा VF को VF जमा VI लिख देंगे तो उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हमने VF पहले लिख दिया, VI बाद में लिख दिया। क्यों? क्योंकि इधर पहले VF है, लिहाजा हम इधर भी पहले VF ले आए। ठीक है, तो VF जमा VI और यहाँ VF माइनस VI। ठीक है, अब ये 2AS अपनी जगह पे, ठीक है, और ये आ गया VF² माइनस VI²। वो क्यों? क्योंकि आपने मैथ में पढ़ा हुआ है A प्लस B, ठीक है, इंटू A माइनस B, ये किसके बराबर होता है? A² माइनस B²। ये वाला फार्मूला यूज किया। ठीक है, तो VF को A कंसीडर करो, ये A है और ये B है, A प्लस B A माइनस B, तो ये क्या हो गया? A² माइनस B², यानी VF² माइनस VI²। तो ये बेटा आपकी थर्ड इक्वेशन जो है ना वो प्रूव हो गई है। इस इक्वेशन में ये इक्वेशन किसके रिलेशन को शो कर रही है? एक्सेलरेशन A, डिस्टेंस S, फाइनल वेलोसिटी VF और इनिशियल वेलोसिटी VI के रिलेशन को शो कर रही है। उम्मीद है कि आपको थर्ड इक्वेशन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है जी, बल्कि तीनों इक्वेशन अगर आपने तीनों वीडियो देख ली हैं तो आपको तीनों इक्वेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।